बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 7 जुलाई की तारीख और शाम तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। पहली खबर तख्ते लाहौर जाती उमरा से और बाकायदा तौर पर शरीफ ख़ानदान के सितारे गर्दिश में हैं। बिलअमूम शरीफ ख़ानदान और बिलखसूस मरियम नवाज़ साहबा के, क्योंकि 2 दिनों में दूसरी बार हुआ मरियम नवाज़ साहबा बुरी तरह फंस गई। मामला क्या है? मरियम नवाज़ साहबा को मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या मशवरे दिए जा रहे हैं? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर मामलात को कैसे देख रही है? मरियम नवाज साहब की कनीज़ाएँ कहलाने वाली ख़वातीन जो उनकी वज़रा हैं, क्या वो मरियम नवाज साहबा को इस दलदल में से निकालने में कामयाब हो पाएंगी? तफसीलात आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हो रही है बल्कि कॉन्फिडेंस चेक करें यहिया खान आफरीदी साहब का कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, जेल के अंदर हैं, उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और मौसूफ जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। और उस इस्लाहात कॉन्फ्रेंस में फिर इमरान खान साहब का जिक्र भी आया, किसने किया, कैसे किया, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। और तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में 20 से ज़ायद सीनियर तरीन फ़ौजी जर्नैलों का इंतहाई आला सती इजलास तलब कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर और मुल्क की बैरूनी और अंदरूनी जो अमन व अमान की सूरत हाल है इस पर, इसके ऊपर भी डालते हैं तफसीली रोशनी। सबसे पहले आपको जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस की जानिब लेकर चलते हैं, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से इमरान खान साहब का जिक्र किया गया है। और ये जिक्र किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में यहिया खान आफरीदी साहब एक जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिसमें चारों सूबों के वज़रा आला हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी शरीफ हैं, उसके अंदर शरीक हैं। और चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट भी हैं, पुलिस भी है, जेल खाना जात के हुकाम भी हैं। और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब कैदियों के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। मैं ये कहता हूँ कि जनाब इतनी हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए कि जनाब इस हद तक शर्मनाक गुफ्तगू अगर बंदा करे तो उसे इस बात का एहसास ना हो कि एक कैदी है, अडयाला जेल के अंदर कैद है, तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर चुका, आप कैदियों के हकूक़ की बात कर रहे हैं और उसके हकूक़ भी हैं और अदालती फ़ैसले भी हैं। जी हाँ, मैं इमरान खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ। हर मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मंगल को उनकी फैमिली का, जुमेरात को पार्टी रहनुमाओं और वकला का, और मंगल को मुलाकात नहीं हुई बहनों की। जुमेरात जिस वक्त मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ उस वक्त तक भी अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। 5 के करीब नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दिए थे और इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात का दिन है। और जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहिया खान आफरीदी साहब कर रहे हैं और मौसूफ वहाँ कहते हैं कि कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है और जेल में सेहत और साफ़ पानी की सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। यानी वो इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो सेहत का भी जिक्र कर रहे हैं और ये नहीं पूछ रहे, ना कोई उन्हें बता रहा है, उन्हें पता है इस बात का बताने की क्या ज़रूरत है। उन्हीं के पास मामलात आए थे जब इमरान खान साहब की खराबी सेहत आँख का मामला था। अब तो बुशरा बीबी साहबा भी बीमार हैं, उनकी आँख भी ख़राब है, इमरान खान साहब भी बीमार है, उनकी आँख भी ख़राब है। हर महीने उन्हें एक इंजेक्शन लगवाने के लिए रात के अंधेरे में छुप छुपा कर ये पिम्स अस्पताल लेकर आते हैं और अपने मर्ज़ी के मुआलिज से इलाज उनका नहीं करवाया जा रहा, मर्ज़ी के अस्पताल में नहीं ले जाया जा रहा, बहनों को, अहले खानों को, वकला को, पार्टी रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया जा रहा। खौफ और डर इस बात का है कि इमरान खान ने एक बात कर ली तो ये जो सिस्टम है वेंटिलेटर पर है इस वक्त जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। इमरान खान साहब के एक बयान की ताब ये सिस्टम नहीं ला सकता। और 8 माह से इमरान खान साहब के ऊपर इसलिए पाबंदी है कि इमरान खान साहब गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू के नतीजे में जनाब हमारी परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। यानी एक बंदा जेल में है, उसके सिर्फ बयान से, उसके सिर्फ ट्विटर अकाउंट पर होने वाली पोस्ट से ये इतना डरते हैं कि उसकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि मौसूफ फरमाते हैं कि जेलों में सेहत और साफ पानी के सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। किस किस्म के हालात के अंदर इमरान खान साहब ये बात पहले कर चुके कि वज़ू के लिए गंदा पानी दिया जाता है,
अच्छा, इसी तरह से गंदे पानी की निकासी बुशरा बीबी साहबा के सेल के अंदर है, वहाँ पर फिर इससे पहले ये भी हो चुका कि जनाब उनको कीड़ों ने भी काटा, जिस किस्म का वहाँ पर माहौल है, रोशनी का बंदोबस्त नहीं है। और मौसूफ क्या कह रहे हैं कि जनाब जेलों में हम इस्लाहात करेंगे, जेलों की हालत बेहतर बनाएंगे, ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और निज़ाम इंसाफ में बेहतरी सिर्फ फैसलों से नहीं आएगी बल्कि मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। यानी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं मौसूफ यहिया अफरीदी साहब कि हम चाहे जितने मर्जी फैसले देते रहें, उससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। जब तक आप अमल दरामद नहीं करेंगे उन फैसलों के ऊपर तो उससे बेहतरी नहीं आएगी। ये है जनाब मुल्क के चीफ जस्टिस साहब की सूरत हाल। ज़ाहिरी बात है जब आप कंप्रोमाइज़ हों, ज़ाहिरी बात है जब आपने अपने दोस्तों के मुस्तकबिल के ऊपर पैर रख कर ये ओहदा हासिल किया हो। मंसूर अली शाह साहब कौन थे? मुल्क के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे। आपने गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से उनका हक उनसे छीना, और जब आपको उनका हक छीन कर दिया गया तो बदले में आपने इसी किस्म के बयानात देने हैं, इसी किस्म की सर्विस करनी है, इसी किस्म की खिदमात सर अंजाम देनी है। यानी मुल्क के चीफ जस्टिस ये फरमा रहे हैं कि हमारे फैसलों से कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप अमल दरामद नहीं करेंगे। यानी इतने बेबस हो गए हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, उन्हें इस बात का पता है कि हम चाहे जो मर्जी फैसले देते रहें उस पर अमल दरामद नहीं होगा। मौसूफ कहते हैं जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गई हैं, तमाम सूबों की हमने उसके अंदर नुमाइंदगी रखी है। लेकिन ऐसे काम कर देने से होता क्या है? क्या अमली तौर पर आप किसी किस्म के कोई इक़दामात उठा रहे हैं? आपके सामने दरख्वास्त मौजूद है इमरान खान साहब के हवाले से कि जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, क्या आपने उसके ऊपर को गौर किया? क्या आपने उसके ऊपर को डिसीजन लिया? क्या आपने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस लेते हुए किसी को बुलाया? पंजाब के अंदर है अडयाला जेल, मरियम नवाज साहबा आपके पास वहाँ मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्या आपने उनसे पूछा, क्या आपने उनको तंबीह की कि जनाब आपके अंडर, आपके ज़ेरे साया अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ कहाँ हैं? उनकी सेहत की सहूलत का क्या हुआ? उनको पीने के साफ़ पानी की फराहमी का क्या हुआ? उनको टीवी और अखबारात की फराहमी का क्या हुआ? उनकी मुलाकातों का क्या हुआ कि 8-8 माह हो गए उनसे मुलाकातें नहीं हो रही? वहाँ पर फिर सुहेल खान अफरीदी साहब अब से थोड़ी देर पहले आने वाली इतलात के मुताबिक वो जनाब बोले हैं और उन्होंने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि नाहक कैद इमरान खान साहब की सेहत जेल में ख़राब हुई, उनका ज़ाती मुआलजीन से इलाज नहीं करवाया जा रहा, इलाज करवाया जाए और जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए। इमरान खान साहब के बेटों की इमरान खान साहब से बात करवानी चाहिए। और ये सब कुछ मरियम नवाज साहबा भी मौजूद हैं, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, दीगर जनाब हुकूमती अहदेदार भी मौजूद हैं, जेल हुकाम भी मौजूद हैं, पुलिस के हुकाम भी मौजूद हैं। और यही कहा जा सकता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुझे तो बार बार इस कॉन्फिडेंस, इस एतमाद के ऊपर हैरानगी होती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मुल्क के अंदर मुल्क का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इस वक्त नाहक कैद है अडयाला जेल के अंदर। आपने कैद कर रखा है, आपने सज़ाएं दे रखी हैं, चले उसका फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं कैदियों के, जिनके ऊपर आप तकरीरें फरमा रहे हैं, वो आपको कतन नज़र नहीं आ रहे। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बैठकर आप कैदियों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक बार फिर 48 घंटों के अंदर 2 दिनों में दूसरा वाक़या लाहौर के अंदर सानिया कहना के बाद, जहाँ पर क्या हुआ, 15 के करीब बच्चे मौत के मुंह में चले गए, ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, छत कैसे बनी, नाकस मटीरियल क्यों कर इस्तेमाल हुआ, इदारे कहाँ थे? लेकिन मरियम नवाज साहबा ने नोटिस ले लिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बयान जारी कर दिया कि मरियम साहबा ने मुझे बड़ी यकीन दहानी करा दी है कि जनाब जो ज़िम्मेदार हैं उनको हर सूरत सज़ा मिलेगी। क्या आप ये जो 14-15 बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं, क्या आप वापस ला सकते हैं इन्हें? क्या आप इनकी ज़िंदगियां इन्हें लौटा सकते हैं? क्या इनके माँ बाप के साथ जो कुछ आपने कर दिया उनका वो नुकसान आप पूरा कर सकते हैं?
وہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا کہ میں نے مریم نواز کو کہہ دیا, مریم نواز نے نوٹس لے لیا, ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. آج ایک اور افسوسناک واقعہ لاہور ہی کے اندر باغبان پورا میں, یعنی 2 دن کے اندر مریم نواز دوسری بار پھنس گئیں اور سمر کیمپ کے دوران اسکول کی چھت گر گئی. یہ علاقہ ہے جناب باغبان پورا, سمر کیمپ یہاں لگا ہوا تھا اور 10 سالہ بچہ اور 4 مزدور, 10 سالہ بچہ موت کے منہ میں چلا گیا, 4 مزدور زخمی ہوئے, دیگر بچے بھی زخمی ہوئے لیکن کہا جا رہا ہے کہ محفوظ ہیں. اور یہ بھی ایک نجی اسکول تھا, تعمیراتی کام یہاں پہ چل رہا تھا اور یہاں پر بھی یہی ہوا, اسی طرح کا حادثہ پیش آیا. اس کے بعد پھر ٹیمیں جناب وہاں پر پہنچی لیکن ڈاکٹرز نے 10 سالہ ابو بکر کی موت کی تصدیق کر دی, جبکہ جو زخمی ہیں انہیں جناب طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. توسیع کے لیے تعمیراتی کام جاری تھا, چھت کا ملبہ نیچے آ گرا اور اسکول کے اندر سمر کیمپ بھی جاری تھا. یہ ہے جناب اس وقت صورتحال. اس سے پہلے کہنا روڈ پر قائم ٹیوشن سینٹر کی کمزور چھت پر تعمیرات اور مرمت کا کام جاری تھا. وہاں پر بھی زیادہ وزن ہونے کے باعث لوہے کے جو ٹی آر گارڈرز ہیں وہ بوجھ برداشت نہ کر سکے. اچھا, اب اس میں ایک اور معاملہ ہے بڑا امپارٹنٹ. آپ چاہے سمر کیمپ کو دیکھ لیں چاہے اس ٹیوشن سینٹر کو دیکھ لیں, او بھائی اگر تعمیراتی کام جاری ہے, آپ ایک پہلو بتا رہے ہیں کہ جناب میٹیریل کمزور تھا یا چھت کمزور تھی یا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. کس نے کہا کہ جب تعمیراتی کام چل رہا ہے کسی جان کی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر کے اندر؟ کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جناب میں اوپر چھت بن رہا ہو, اوپر تعمیراتی کام چل رہا ہو اور ہم یہاں نیچے بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دیں؟ اس اسکول سے, اس ٹیوشن سینٹر سے پوچھا جانا چاہیے, ان کو کٹہرے کے اندر لانا چاہیے, ان کے اوپر قتل کے مقدمات درج کیے جانے چاہیے. یہ جو نجی اسکول کا مالک ہے, یہ جو ٹیوشن سینٹر کے مالکان ہیں, کہ آپ ایک طرف تو تعمیراتی کام کروا رہے ہیں, اس میں میٹیریل آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں, برا استعمال کر رہے ہیں, وہ ایک معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ تعمیراتی کام چل رہا ہے, نیچے بٹھا کر آپ بچے پڑھا رہے ہیں, چاہے وہ ٹیوشن سینٹر ہے اور چاہے جناب یہ والا سمر کیمپ ہے, پھر کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ بازاروں کو سجا لیں آپ جناب, پیڈسٹیرین وے جو ہے وہ وہاں پر لوگوں سے پیسے ان کی جیبوں سے نکال کے جو ہے وہ تعمیر کر لیں, واش روموں کے کے اوپر اپنی تصاویر لگا لیں, کشتیوں کے اندر بیٹھ کر ٹک ٹاک بنا لیں, 10-10 ارب روپے کی آپ جہاز خرید لیں اور پھر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں ہاں خریدا ہے. لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک جان کتنی قیمتی ہوتی ہے. صرف 48 گھنٹے کے اندر آپ کے اس صوبہ پنجاب, جس کی آپ وزیر اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں, کیونکہ دعویٰ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہے تو نہیں, فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں اور محض شرافت صاحب سے الیکشن ہار چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا, مقتدر حلقوں نے انہیں اس عہدے تک پہنچایا, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ مقتدر حلقوں کے کام بھی آتی ہیں. لیکن اب کچھ حالات بدلے سے نظر آ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ان 2 واقعات کے بعد یہ لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ستارے اب گردش میں آ چکے ہیں. جہاز کا معاملہ پہلے آیا, اس کے بعد ان کی خاتون وزراء کے کچھ فلیٹس کے حوالے سے دعوے سامنے آئے, پھر یہ بیان مریم اور زیب کا سامنے آ گیا بھی ہاں بھائی خریدا ہے, اور اس کے بعد اس قسم کی اطلاعات کے مریم نواز صاحبہ جو ہر جگہ کے اوپر اپنی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی شہرت کے لیے اپنی تصویریں لگا کر اپنی مشہوری کر رہی ہیں, اس کو بھی بعض حلقے اس طرح سے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان اس وقت باقاعدہ طور پر اختلافات ہیں نئے DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے, اور ستمبر سے پہلے اگست کے مہینے میں ممکنہ طور پر یہ نئی تعیناتی ہونی ہے. اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے قریبی حلقے بعض صحافیوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیوٹیاں لگائیں, اس قسم کی خواہش کا اظہار ان کی جانب سے کیا جا چکا ہے کہ نئے DGISI کی جو تعیناتی ہے وہ میاں صاحب اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب کوئی اور امیدوار ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس اہم ترین سیٹ کے اوپر لانا چاہتی ہے. ان کے حوالے سے کچھ مخصوص صحافیوں نے ایک پروپیگنڈا بھی کیا, ان کو پھر جوابات بھی ملے. یہ تمام تر چیزیں ایک ایسے وقت کے اوپر ہو رہی ہیں جب اس قسم کی خبریں بھی گردش میں ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ پے در پہ مختلف بالواسطہ پیغامات عمران خان صاحب کو NRO کے لیے, مفاہمت کے لیے, ڈیل کے لیے بھجوا چکی ہے. اور پھر یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس طلب کر لی گئی. 20 سے زائد جرنیل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھیں گے, اہم ترین معاملات کے اوپر غور کریں گے. سب سے بڑا اہم ترین معاملہ آزاد کشمیر کے الیکشن, اور آزاد کشمیر کے الیکشن سے پہلے اسے اہم ترین اجلاس قرار دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت میر صاحب کی گرفتاری ہوئی جناب,
اور وہ معاملہ بھی ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما پیغام پہنچا چکے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ثالثی تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اپوزیشن رہنماؤں کو محمود خان اچکزئی ہوں یا پھر شاہد خاقان عباسی ہوں، دیگر لوگ ہوں، انہیں جناب آزاد کشمیر جانے سے روک دیا گیا۔ اب اس سارے کانٹیکس کے اندر یہ جو ہونے جا رہا ہے اجلاس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں، اسے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی، ملک کے بارڈرز کی جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی بھی اور بلوچستان کی بھی، اس کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے جو مصالحت کروائی گئی، جو مفاہمت کروائی گئی، اس کے حوالے سے بھی۔ تو یہ تھی جناب آج کی تازہ 3 اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔